Hello dear friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel AU Commerce Scholar. Today's topic is planning. आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग हम किसे कहते हैं और प्लानिंग होती क्या है। तो आइए जानते हैं। प्लानिंग के बारे में कहा गया है, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। प्लानिंग में बेसिकली चार चीजें आती हैं कि हम जो सोचते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करने वाला है, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज हम जहां हैं और भविष्य में हम जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। डिसाइडिंग इन एडवांस का मतलब आप डिसाइड कर रहे हो, डिसाइड भी की जाती है प्लानिंग में, लेकिन शुरुआत करते हैं हम थिंकिंग इन एडवांस। सपोज कीजिए कि आपको प्लान करना है कि आपको क्लास 12 के बाद करना क्या है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीकॉम कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें आप एक बीए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बीए इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, और उसके बाद आप बीए इन इंग्लिश कर सकते हो, बीए इन हिंदी कर सकते हो, बीए इन हिस्ट्री कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर सकते हो। तो ये आपके पास ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसमें आपने डिसाइड किया कि हम बीकॉम करेंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे, तो आपने क्या किया, डिसाइड किया। तो ये भी प्लानिंग का एक पार्ट है, लेकिन थिंकिंग इन एडवांस के बाद ये पार्ट आता है। प्लानिंग को एक और चीज़ कहा जाता है कि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप प्लानिंग अपने दिमाग में करते हैं। आप जो भी प्लान करोगे वो किसी को पता नहीं चलेगा तब तक जब तक आप उसे रिवील नहीं करोगे। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। आप एडवांस में सोच रहे हो व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, कौन करेगा। सिंपल वर्ड्स, आज आप यहाँ पे हो और फ्यूचर में जो आपका गोल्स और एम है वो यहाँ इस डेस्टिनेशन पे रीच करना है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा और उसके साथ साथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन कीजिएगा, तभी आप अपने गोल को पा पाइएगा। टुडेज टॉपिक इज नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा ना फीचर ऑफ प्लानिंग है। नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स, NA नेचर, FE फीचर और CHA कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। आइए जानते हैं नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सारे के सारे सेम होते हैं प्लानिंग के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने कहा प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी चीज प्लान करनी है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। पहले आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मालूम होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। और प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, वो मेथड्स बताता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हैं, वो प्रोसीजर बताता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हो, वो सारे स्टेप्स बताता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस बताता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। तो प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स में हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग की शुरुआत होती है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आप प्लानिंग की शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेते हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है तो आप प्लानिंग किस चीज के लिए कर रहे हो, आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते हो। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड्स, प्रोसीजर्स, स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या प्रोसेस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये था प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग हेल्प करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए मेथड, प्रोसीजर, स्टेप्स, प्रोसेस, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं। सेकेंड वन इज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या है कि प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन, जैसे हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो सबसे पहले क्या आता है, प्लानिंग आता है। तो प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग का मतलब ये है कि आप मैनेजमेंट की शुरुआत प्लानिंग से ही करते हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी और द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स जो भी सेट किए जाते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग के बेसिस के ऊपर ही सेट, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। और बाकी के सारे जो भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, स्टाफिंग प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टिंग प्लानिंग पे डिपेंडेंट है, कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। तो सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग के लिए भी आप प्लानिंग कर रहे हो, स्टाफिंग के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो, और कंट्रोलिंग के लिए भी आपको प्लानिंग करना पड़ रहा है। तो प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग प्राइमरी स्टेप है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप है मैनेजमेंट के लिए। तीसरा कहा जा रहा है फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए की नहीं जाती, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए अब आप क्या प्लान करोगे। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा लुकिंग
अहेड, आगे की ओर देखना, आगे के बारे में सोचना। और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, इसको हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट, ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रिडिक्शंस एंड अजम्पशंस। वो जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस के ऊपर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, और उसमें वो लोग क्या करते हैं, ये प्रिडिक्शंस करते हैं, अजम्पशंस लेकर के आते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर वो अज्यूम करते हैं फॉर फ्यूचर, एंड दीज प्रिडिक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स विद द रेगुलर एंड इंटेलिजेंट स्कैनिंग ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट का रेगुलर स्कैन करते हैं और उसी के बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और ये फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस होता है क्योंकि भविष्य की प्लानिंग होती है हमेशा। फोर्थ पॉइंट इज परवेसिव। परवेसिव में कहा जा रहा है कि परवेसिव प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब परवेसिव का मतलब जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है, ये टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। लोअर लेवल के नीचे सारे के सारे वर्कर्स काम करते हैं, टॉप लेवल के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो सारे के सारे टॉप लेवल में आ जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम ओनर्स कहते हैं या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो जो प्लानिंग है वो तीनों लेवल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट इज नॉट अ फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स भी करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं, सारे लेवल मैनेजर्स मैनेजमेंट के प्लानिंग करते हैं। Formation of major plan and framing of overall policies is the task of top level management, whereas departmental managers, जो basically middle level managers होते हैं, departmental managers form the plan for their respective departments, and lower level managers, ये जो lower level managers आते हैं जिसमें functional foremans आते हैं, supervisors आते हैं, and lower level managers make plan to support the overall objective and to carry on day to day activities। तो सारे के सारे लोग, परवेसिव का मतलब इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल भी अपने लिए प्लानिंग करते हैं, लोअर लेवल भी प्लानिंग करते हैं, सबको प्लानिंग करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड परवेसिव इन नेचर। फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब हम कहें तो इसे कहा जा सकता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो efficiency in operation कैसे आता है कि in planning function managers decide in advance what is to be done. When activities are planned in advance, then there are less chances of confusion and wastage of resources. Planning activities bring reduction in cost. As a result, the efficiency improves. अगर आप कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करिएगा तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी तो आएगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6, इन्वॉल्व चॉइसेस। अब इन्वॉल्व चॉइसेस का मतलब क्या है कि हम प्लानिंग जब भी करते हैं तो उसमें प्लानिंग के अंदर हमको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसमें आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइसेस। इसमें कहा जा सकता है कि द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप प्लानिंग कहाँ से करेंगे? आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो उनमें से आप मोस्ट सूटेबल को चूज करने के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज प्लानिंग फंक्शन मैनेजेस इवैल्यूएट्स वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज किया और उसकी भी रैंकिंग कर दी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान 1, प्लान 2, प्लान डी, इस हिसाब से। तो प्लानिंग के लिए इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। पॉइंट नंबर 7 इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स also one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. So after making plans, also planners keep making changes in the plans according to the environment of the company. कंटिन्यूस प्रोसेस में इन्होंने बोला कि एक बार प्लानिंग कर दी तो उसकी वो जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो कीप ऑन चेंजिंग। वो टाइम टू टाइम हमेशा जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है उसमें एक इंटरनल एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो कीप ऑन चेंजिंग। तो हम जो प्लानिंग करते हैं वो हमेशा स्टिफ नहीं होती है, उसको टाइम टू टाइम मैनेजर्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करते रहते हैं ताकि कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऊपर से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद वापस शुरू हो जाता है प्लानिंग, फिर वापस शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर वापस शुरू होता है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर वापस प्लानिंग। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी खत्म ही नहीं होता। लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल का मतलब कि बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत है और ये दिमाग से करने वाला प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ कहा जा रहा है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस
इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. इंटेलेक्चुअल का मतलब हो गया इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज मतलब दिमाग से करने वाली चीज. प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग. दैट इज वाई इट इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम operational activities by Taylor. In planning, assumptions and predictions regarding future are made by scanning the environment properly. This activity requires higher level of intelligence. इस एक्टिविटी के लिए बहुत इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है, बहुत नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है, बहुत स्किलफुल लोगों की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है. तो हर इंसान प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकता. Secondly, in the planning, various alternatives are evaluated and the most suitable is selected, which again requires higher level of intelligence. So it is right to call planning is an intellectual process. तो हम प्लानिंग प्रोसेस में देखते हैं कि बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से बेस्ट को चूज करना बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल काम है. तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. टुडेज टॉपिक इज इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग. आज का टॉपिक है कि प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है या सिग्निफिकेंस क्या होता है. आइए जानते हैं प्लानिंग का इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस. सबसे पहले कहा गया है कि प्लानिंग ऑफसेट्स अनसर्टेनिटीज. सबसे पहली चीज है कि प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटीज को कम करने में मदद करता है. ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको अनसर्टेनिटीज मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हर रोज फेस करने होते हैं. ठीक है. इसमें कहा जा रहा है प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर कीपिंग इन माइंड देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो जो भी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर और अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन करने के बेसिस के ऊपर, ये एक तो पास्ट एक्सपीरियंस है, दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन करते हैं और इसके बेसिस के ऊपर वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है और वो अजम्पशंस अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा. तो इन चीज़ों के लिए अच्छा जब अजम्पशन या प्रेडिक्शन करते हैं तो उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है या अनसर्टेनिटीज़ किस सिचुएशन किस कंडीशन में आ सकती है. तो प्लानिंग हेल्प करता है अनसर्टेनिटीज़ को कम करने में. These plans are made to overcome such uncertainties. The plan also include unexpected risks such as fire or some other calamities in the organization. The resources are kept aside in the plan to meet such uncertainties. अगर कोई uncertainty होती है तो उसके लिए organization पहले से ही तैयार रहता है ताकि उस uncertainties को ठीक किया मतलब उससे आप बच सकें या उसको overcome कर सकें, कम कर सकें. सेकेंड पॉइंट इज फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. तो इन्होंने कहा है कि प्लानिंग फंक्शन बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग की जो शुरुआत होती है वो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करते हैं, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. पॉलिसीज बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या होता है कि हम पॉलिसीज भी बनाते हैं, प्रोसीजर भी बनाते हैं, गोल्स भी डिसाइड करते हैं, सारी चीज़ें, रूल्स भी बनाते हैं, मेथड्स भी बनाते हैं. प्लानिंग में सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. तो इन्होंने क्या बोला है आगे कि प्लानिंग फंक्शंस बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स एक्सेट्रा विच आर मेड इन प्लानिंग टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स ओनली. When employees follow the plans, they are leading towards the achievement of objectives. तो जब भी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई है, प्रोसीजर बनाया गया है, गोल्स बनाए गए हैं, मेथड्स बनाया गया है, रूल्स बनाए गए हैं, सारी चीज़ें बनाई गई हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया जा सके. तो इसीलिए कहा जाता है कि फोकसेस अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. थर्ड वन इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड लीड टू इकोनॉमिकल ऑपरेशंस. अब इन्होंने ये बात बोली है कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग हेल्प करता है एफिशिएंसी बढ़ाने में. एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब इम्प्रूव्स एफिशिएंसी का मतलब है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज करना है. एंड लीड्स टू इकोनॉमिकल, मतलब जब अपने रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो जो हमारा ऑपरेशन होगा बड़ा इकोनॉमिकल हो जाएगा, बड़ा सस्ता हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे. इसमें हम कह सकते हैं कि प्लानिंग रिजल्ट इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी बिकॉज प्लानिंग इज कंसर्न विद द प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ एक्शंस अवॉइड कंफ्यूजन इन क्लैशेस एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. तो जब हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइंड
जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या एक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे वेस्टेज की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग क्या करता है, हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड लीड्स टू इकोनॉमिकल ऑपरेशंस। पॉइंट नंबर 4 इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड reduces wasteful activities। coordination का मतलब क्या होता है? coordination is the synchronization of all the activities, all the individual activities towards the achievement of organizational goals or objectives। तो proper planning क्या करता है? helps in coordination and reduces wasteful activities। तो इसमें हम कह सकते हैं कि the organizational plans are made keeping in mind the requirements of all the departments। The departmental plans are derived from main organizational plan। As a result there will be coordination in different departments। On the other hand, if the managers या non-managers and all the employees are following course of actions according to the plan, then there will be integration in the activities, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बड़ी एफिशिएंटली अचीव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 इज एनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो इनकरेजेस इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कि अच्छा, इनोवेशन भी इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, दिमाग से करने वाली एक्टिविटी है। और इनोवेशन का मतलब होता है इट इज रिलेटिव टू क्रिएटिव आइडियाज। तो जो इनोवेशन है वो क्रिएटिव आइडियाज से रिलेटेड है। तो प्लानिंग क्या करता है? इनकरेज करता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी को। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future conditions. So it makes the manager innovative and creative. तो प्लानिंग के लिए इन्होंने बोला है कि जो मैनेजर्स होते हैं बहुत इनोवेटिव होने चाहिए और क्रिएटिव होने चाहिए। प्लानिंग का जो स्कोप है उसमें बेटर आइडियाज चाहिए, अच्छे अच्छे मेथड्स चाहिए, प्रॉपर मेथड्स। मतलब इसकी प्लानिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो इनोवेशन है दैट इज बेटर मेथड्स। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से अच्छा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करने का एक अच्छा मेथड, प्रॉपर आइडियाज के बेसिस के ऊपर या प्रोसीजर के बेसिस के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो ये जो प्लानिंग है वो इनकरेज करता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो मैनेजर्स के अंदर आ जाती है। 6th पॉइंट इज फैसिलिटेट्स कंट्रोल। फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोलिंग कैन बी कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने प्लान किया है और जो आपने एक्चुअली अचीव किया है उसके बीच में अगर कोई डेविएशन, इसमें हम बेसिकली कंपेयर करते हैं और डेविएशन का पता लगाते हैं। डेविएशन का मतलब आपने 100 यूनिट्स प्लान किया था, 100 यूनिट्स बना लिया तो देयर इज नो डेविएशन। लेकिन अगर आपने 100 यूनिट्स प्लान किया था और अगर आपने 80 यूनिट्स बनाया तो ये जो 20 यूनिट्स का डेविएशन है ये कैसे हुआ, ये प्लानिंग ही बताता है, क्योंकि ये तो प्लान था और ये एक्चुअल जो परफॉर्मेंस था वो था। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम अपने अल्टीमेट गोल जो हमने प्लान किया उसको अचीव करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और अगर कोई डेविएशंस आ जाता है तो प्लानिंग फैसिलिटेट करता है कि हम वापस सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज इस हिसाब से करें ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कंट्रोलिंग मीन्स comparison between the planned and actual output, and if there is any variation or any deviation between both of them, then find out the reasons for such deviations and take measures, corrective measures to match the actual output with the planned one। तो ये जिस रीजन से डेविएशन आता है उसको करेक्टिव मेजर्स लेकर के ठीक कर दिया जाता है जिससे हमारा जो भी प्लान था वो एक्चुअल अचीव किया जा सके। तो ये फैसिलिटेट्स कंट्रोल है। 7th वन है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब आपको काम कैसे करना है। प्लानिंग इज कंसर्न्ड विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग को हम कहते हैं कि इट इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन और प्लानिंग इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू, हाउ टू डू एटसेट्रा। तो प्लानिंग एम्प्लॉयज के लिए भी सारी की सारी चीजें बताता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट, by whom it should be done या when it is to be done, सारी की सारी चीजें। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। एंड लास्ट पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है कि प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजंस। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड predictions are made for future. These predictions and goals help the manager to take fast decisions. तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और प्लानिंग में हम क्या करते हैं
हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। प्लानिंग में हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो बेस्ट सूटेबल है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अलग हमारे पास 10 ऑल्टरनेटिव थे जिसमें 3 को सेलेक्ट कर लिया, इट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, हमने डिसाइड कर लिया। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है ताकि हम उस जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आइए जानते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस। सबसे पहली चीज है लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी में हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसका मतलब फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यू नेवर नो कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ एक्यूरेसी में इन प्लानिंग वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग में हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा होता है थिंकिंग इन एडवांस। क्या थिंकिंग इन एडवांस होता है? व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हु इज गोइंग टू डू इट। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो हम डिसाइड करते हैं। इन प्लानिंग वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होता है और फ्यूचर हमेशा ऑलवेज अनसर्टेन होता है, अनसर्टेनिटीज के साथ घिरा हुआ होता है। तो यहां पे आगे हम ये कह सकते हैं कि इन प्लानिंग मेनी अजम्पशंस आर मेड टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लेकिन ये जो अजम्पशंस लिए जाते हैं, हम अज्यूम करके चीजें चलते हैं, और लेकिन अगर ये अजम्पशन हमेशा 100% सही तो होते नहीं है। बट दीज अजम्पशंस आर नॉट 100% एक्यूरेट एंड इफ दीज अजम्पशंस डू नॉट होल्ड अ ट्रू पिक्चर इन द प्रेजेंट सिचुएशन और इन फ्यूचर कंडीशन देन होल प्लानिंग विल फेल। अगर हमने प्रॉपर तरीके से चीजें प्रॉपरली अज्यूम नहीं की है तो पूरी की पूरी जो हमने प्लानिंग की है वो पूरी की पूरी फेल हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी प्लानिंग होती है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सेकेंड वन इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब प्लानिंग करना में बहुत कॉस्ट लगता है, पैसे खर्च होते हैं। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सबसे पहली चीज ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, प्लानिंग इंटेलेक्चुअली की जाती है और इंटेलेक्चुअल लोग ही करते हैं। एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। तो जो फीस चार्ज करेंगे पैसा खर्चा होगा। अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ दीज एक्सपर्ट्स द कंपनी हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। अभी प्लानिंग जो की जाती है, ये जो भी एक्सपर्ट आए हैं, प्रोफेशनल लोग आए हैं प्लानिंग करने के लिए आए, ये जो प्लानिंग की जा रही है उसका बैकअप के लिए कुछ फैक्ट्स चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिगर्स चाहिए, जिसके बेसिस के ऊपर फ्यूचर की हम प्लानिंग करेंगे। सो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। इफ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर नॉट मोर देन इट्स कॉस्ट देन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन। अगर प्लानिंग करने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं अगर उससे ज्यादा अगर हमें फायदा नहीं होता है तो हमें प्लानिंग ही नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात। क्योंकि प्लानिंग के लिए आप प्रोफेशनल लेके आ रहे हो, उनको फीस दे रहे हो, उनकी सैलरी भर रहे हो आप, उसके बाद फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फिगर्स को आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम टाइम भी अपना लगा करके हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक। अगर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो प्लानिंग करना बेकार है। थर्ड पॉइंट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू इनिशिएट, मतलब किसी भी एक्शन की शुरुआत करना इज टू इनिशिएट। शुरुआत करना किसी भी चीज को इज टू इनिशिएट। एडवर्स इफेक्ट ऑन इनिशिएटिव का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग बड़ी रिजिड हो जाती है और जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो उसी प्लानिंग के बेसिस पे चलते हैं। उनको मालूम है कि हम इसमें कुछ भी चीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्लान ऑलरेडी किया जा चुका है तो आप कोई भी चेंजेस कर नहीं सकते। इसमें हम ये कह सकते हैं विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। The managers do not take any initiative to make changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment. तो जो मैनेजर्स होते हैं बिजनेस एनवायरमेंट के हिसाब से अगर कोई चेंज करना भी चाहें, क्योंकि प्लानिंग एक बार हो चुकी है और ये इतनी रिजिड होती है, ये इतनी स्टिफ होती है कि हम इसे चेंज नहीं कर सकते और इवन मैनेजर्स भी इनिशिएटिव नहीं लेते कि उसे चेंज करें। तो जैसे प्लान हो गया उसी बेसिस पे ये लोग चलते रहते हैं। इसका बिजनेस के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। इसमें हम कह सकते हैं दे स्टॉप गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग बिकॉज द गाइडलाइंस फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लानिंग ओनली।
इन्होंने बोला कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी प्रॉपर स्कैनिंग तो बिजनेसमैन मतलब जो मैनेजर्स है वो करते रहते हैं। स्कैन करने के बाद उन्हें मालूम है कि ये चीज़ें चेंज करनी है, लेकिन वो कर भी चेंज नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि प्लानिंग में ही पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि आपको काम कैसे करना है, किस बेसिस पे क्या करना है, और प्लानिंग अगर एक बार हो जाए तो उसे चेंज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप पूरा का पूरा प्लान चेंज नहीं कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज डीले इन एक्शन। अब प्लानिंग एक बड़ा प्रोसेस है, उसके लिए हम प्रोफेशनल हायर करते हैं, उसके लिए फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके बेसिस के ऊपर प्लानिंग करने के लिए भी टाइम लगता है। तो और उसके बाद अगर कोई चीज़ मतलब कहीं पे भी अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो हम तुरंत एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हम अपने प्लान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवैल्यूएट द ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन. Lot of time is needed in developing planning premises. So because of this, the actions get delayed. And whenever there is a need for prompt and immediate decisions, then we have to avoid planning. तो जहाँ पे तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है हम प्लानिंग कर नहीं सकते। तो जो हमें बेस्ट सूटेबल चीज़ लगती है उस मोमेंट पे हम उसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हम तुरंत जो भी जहाँ पे हमें इमीडिएट डिसीजन लेना है वहाँ पे अगर हम प्लानिंग की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमें ज़रूरत क्या है कि हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम बिना प्लानिंग के ही काम करें। तो ये लिमिटेशन है प्लानिंग की कि इमीडिएट अगर कहीं रिस्पॉन्स करना है तो आप बैठ करके प्लान नहीं कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में हम कह सकते हैं कि जनरली द ह्यूमन बींग्स हैव अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर। जाहिर सी बात है, फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो फ्यूचर को लेकर के बड़े अनसर्टेन रहते हैं। पीपल हैव प्रेफरेंस फॉर द प्रेजेंट एज कम्पेयर टू द फ्यूचर। जाहिर सी बात है कि अगर आज के टाइम पे कोई अगर आपको कुछ भी देना चाहेगा एज कम्पेयर टू फ्यूचर, वो बोलेगा ये चीज़ आप फ्यूचर में ले लो या आज ले लो। तो हम हमेशा प्रेजेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर। तो यहाँ पे बोला गया पीपल हैव द प्रेफरेंस फॉर द प्रेजेंट एज कम्पेयर टू द फ्यूचर। द एम्प्लॉयज फील making assumptions and then changing them according to the present conditions involve lot of time and cost. So it is always advisable to take decisions according to the present conditions only. हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन काम तो हमेशा प्रेजेंट में करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें जो भी प्लानिंग करनी है वो इस बेसिस पे करनी है जहाँ पे हम अपने प्रेजेंट के बेसिस के ऊपर सारे डिसीजंस ले सकें। पॉइंट नंबर 6 इज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक बार प्लानिंग कर ली ना और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग करने के लिए एक तो प्रोफेशनल आए हैं, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारा फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, फिगर्स की ज़रूरत पड़ी है, और उसको भी अगर आप सोच रहे हो चेंज करने के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक बार आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो हो गया कल्याण। आगे इन्होंने क्या बोला, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी और एक है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी में इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि इन प्लानिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स आर डिजाइंड एंड वंस एम्प्लॉयज स्टार्ट फॉलोइंग देम then it becomes very difficult to make changes in them. These policies, procedures, etc. affect the internal functioning of the company, and rigidness in these policies lead to the internal inflexibility. अब देखिए लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये एक हिसाब से इनफ्लेक्सिबिलिटी है। अब हमने जो भी प्लानिंग की है, पॉलिसीज बनाई है, उसके बाद हमने जो भी प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी मेथड्स बनाए हैं इंटरनल काम करने के लिए, ये एक बार हमने अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसको चेंज कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो भी वर्कर्स होते हैं बार बार चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। तो ये इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी हो गया। अब एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, इन एडिशन टू सम इंटरनल फैक्टर्स देयर आर फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कीप ऑन चेंजिंग, सच एज गवर्नमेंट की पॉलिसीज। उसके बाद और क्या चेंज आता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स। और क्या चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट होते हैं उससे। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, मतलब इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, या ट्रेड पॉलिसी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को बहुत इफेक्ट करते हैं। दीज चेंजेस डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस इन प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में भी मुश्किल होता है, लेकिन एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इंटरनल में फिर भी आप कुछ चेंज कर सकते हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। लेकिन अगर दोनों में चेंजेस आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वापस आप
फिर से प्रोफेशनल को बुलाओ, फिर से फीस भरो, फिर से फैक्ट्स बताओ, फिर से डॉक्यूमेंट्स दो, फिर से फिगर्स बताओ, फिर वो बैठ करके प्लानिंग करे। तो ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है, मतलब बेसिकली दे आर इनफ्लेक्सिबल। ह्यूमन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स हु आर परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शंस आर ह्यूमन बींग्स, और गलतियां इंसानों से ही होती हैं। एंड द ह्यूमन बींग्स मे मेक मिस्टेक्स बाय मेकिंग रॉन्ग अजम्पशंस और सेलेक्टिंग द रॉन्ग अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैनेजर्स होते हैं involved in planning work may also mislead or misguide the employees by giving priority to personal objective rather than organizational objectives। तो जो ह्यूमन एलिमेंट है, कहा जाता है ना कि गलती तो इंसान से होती है, तो जो इंसान है उसने मान लीजिए, मतलब जो मैनेजर है वो भी तो इंसान ही है, तो मैनेजर ने अगर रॉन्ग अज्यूम कर लिया, उसने कोई चीज़ ऑल्टरनेटिव गलत सेलेक्ट कर लिया अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे या अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बेसिस के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी एलिमेंट है जिसकी वजह से बिजनेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। द मैनेजर्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग के लिए, वो वर्कर्स को मिसलीड कर सकते हैं, गलत गाइड कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, आप अपने बारे में सोचो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करो। तो अगर मैनेजर ऐसी बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है, तो ये ह्यूमन एलिमेंट है। लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज। अब लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि एग्जाम आने वाला है और चलो बैठ करके हम टाइम टेबल बनाते हैं। हम टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बनाते हैं, इतना टाइम लगाते हैं उस टाइम टेबल को बनाने में जितने पे 2 चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाए, और उसके बाद होता क्या है कि हम उस पर फोकस नहीं करते, अगले दिन वापस नया टाइम टेबल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं, टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना, जिसके बेसिस पे हम पढ़ाई करेंगे, ये भी तो एक हिसाब से प्लानिंग है। तो लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज का मतलब ये हुआ कि प्लान तो कर लिया है, उसका एग्जैक्ट यूज हो पा रहा है। मतलब मेनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट द पीपल many people are of the opinion that the planning is too much theoretical and has little practical use. Plans are drafted on papers, बिल्कुल सही बात है, पेपर ही पे ड्राफ्ट किया only, and very few plans are only brought to practical use. So the means or the resources which are used in planning functions must be used in order to practical way. इन्होंने बोला प्लानिंग के लिए जितना आपने मीन्स और रिसोर्सेज और जो चीज़ें यूज़ की है उसको आपको प्रैक्टिकल वे में भी यूज़ करने की ज़रूरत है। तो ये है लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज़, जहाँ पे थियोरेटिकली होता है, हम पेपरी वर्क ज़्यादा करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि प्लानिंग करने का क्या प्रोसेस होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले वर्ड है प्रोसेस। प्रोसेस के लिए कहा जाता है इट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। कुछ लोग कहते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स, लेकिन सीरीज को हम चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस को कभी चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग प्रोसेस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है? उसमें सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में हम कह सकते हैं कि द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ द कंपनी एंड द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को जब सेट करते हैं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनके बेसिस के ऊपर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं सारे के सारे मैनेजर्स। मैनेजर्स प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ गोल्स दे क्लियरली डिफाइन गोल्स एंड कम्युनिकेट द गोल्स टू ऑल द एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बेसिस के ऊपर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया। उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको एक टाइम लिमिट में अचीव किया जा सके इस बेसिस पे प्लान किया जाता है, और इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि आपका काम क्या है, आपका टास्क क्या है, जिसके बेसिस पे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा कहा गया है कि डेवलपिंग प्रेमाइसेस फॉर ईच ऑल्टरनेटिव्स। मतलब प्रेमाइसेस मींस मेकिंग assumptions regarding future whenever the managers are listing out the alternative ways of reaching the objective. For each alternative manager makes some assumptions। मतलब कि ये जो ऑल्टरनेटिव है, मैनेजर्स क्या करते हैं कि हम पास्ट, जो भी मैनेजर्स हैं वो पास्ट के बेसिस के ऊपर, पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज ऑलवेज मेंट फॉर फ्यूचर। तो ये जो प्लानिंग की जाती है फ्यूचर की, उसको हम प्लानिंग प्रेमाइसेस के बेसिस के ऊपर, मतलब प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होता है कि प्लानिंग प्रेमाइसेस में हम बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करते हैं, अजम्पशन के बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर को प्लान करते हैं। अजम्पशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं, किस बेसिस पे, पास्ट की
एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर प्रेडिक्ट किया जाता है। तो जो प्लानिंग प्रेमाइसिस डेवलप किया जाता है वो हर एक ऑल्टरनेटिव के लिए, क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव को सबसे पहले पता लगाते हैं और उसमें से जो सेलेक्ट करते हैं उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और उसके लिए हम प्लानिंग प्रेमाइसिस जो है वो हम तय करते हैं अलग अलग अजम्पशंस और प्रोडक्शंस के बेसिस के ऊपर। तो ये था डेवलपिंग प्रेमाइसिस फॉर ईच ऑल्टरनेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ द ऑल्टरनेटिव is to increase in sale by increasing more lines of products, then assumption can be when organization is producing more products then automatically sale will also increase। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो है सेल्स को इंक्रीज करना, अगर हमने अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दिया और 8-10 प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिए अपने प्रोडक्ट में, तो अल्टीमेटली ये कि हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे। ये था डेवलपिंग प्रेमाइसिस फॉर ईच ऑल्टरनेटिव। थर्ड पॉइंट इज लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स through which the organization can achieve its objectives, as there can be many ways to achieve the objectives and managers must know all the ways to reach the objectives। तो इन्होंने बोला है कि हम ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए, जो भी हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो उसके लिए n नंबर ऑफ तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। तो मैनेजर्स को सारे के सारे मेथड्स मालूम होने चाहिए, सारे के सारे प्रोसीजर, सारा का सारा तरीका मालूम होना चाहिए जिससे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, जिसमें मैनेजर क्या कर सकता है कि अपना बेस्ट सूटेबल तरीका यूज कर सकता है, ऑल्टरनेटिव चूज कर सकता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके एग्जाम्पल में कह सकते हैं इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इन सेल बाय 10% देन द सेल कैन बी इंक्रीज्ड। तो सेल कैसे बढ़ा सकते हो? बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, आपने डिस्काउंट बढ़ा दिया, डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपका सेल बढ़ जाएगा। तीसरा हम ये कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़े। हम ये भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द शेयर इन द मार्केट। हम मार्केट में उसकी रीच बढ़ा दें ताकि शेयर बढ़ जाए और अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल अपने आप बढ़ जाएगी। लास्ट में हम ये भी कर सकते हैं बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल। तो हमने क्या किया, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल बढ़ाने का, तो उसके लिए हमने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स चूज किए और उसके ऊपर काम किया और हमारा अल्टीमेटली सेल्स बढ़ गया। तो दीज आर द लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 4 इज इवैल्यूएटिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, अब होता क्या है अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। इसमें अलग अलग आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना इज द डिसीजन मेकिंग, राइट। तो इन्होंने बोला आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलोंग विद द अजम्पशन सपोर्टिंग देम। तो ये जो भी हमने ऑल्टरनेटिव चूज किए उसके साथ साथ अलग अलग अजम्पशंस भी हमारे पास हैं जो हमारे उस ऑल्टरनेटिव को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। द मैनेजर स्टार्ट्स इवैल्यूएटिंग ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव एंड नोट डाउन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑल्टरनेटिव। तो ये भी जो भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट के बेसिस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है उसको हम टॉप पे रखेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है उसको एकदम लास्ट में रखेंगे, लीस्ट प्रेफर्ड। इस बेसिस पे मैनेजर क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को। आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑल्टरनेटिव्स with more of negative aspect and then one with the maximum positive aspects and with most feasible assumption is selected as best alternative. Alternatives are evaluated in the light of their feasibility. तो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है मैनेजर उसी को सबसे ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देंगे, उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, प्लानिंग में ढेर सारे सबसे पहले ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे और मैनेजर ने सारे ऑल्टरनेटिव्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखे। जो सबसे ज़्यादा जिसमें पॉजिटिव था वो टॉप पे आ गया, जो उससे कम था वो सेकंड पे आ गया और जो इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी थी वो लास्ट आ गया। इस बेसिस में हमने क्या किया, अपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट किया। अगला सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव। अब सेलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, इसमें हम कह सकते हैं द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज देयर is no mathematical formula to select the best alternative. Sometimes instead of selecting one alternative, a combination of different alternatives can also be selected. The most ideal plan is most feasible, profitable with the least negative consequences. जैसे अभी हम ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे थे जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी वो बेस्ट प्लान होता है। तो इन्होंने बोला कई बार क्या होता है कि हम एक सिंगल ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं,
सिंगल प्लान लेकर के चलते हैं, कई बार दो प्लान को मर्ज कर देते हैं, दो ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर के चलते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम अपने बिजनेस के लिए ग्रोथ देखते हैं, एक अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिव एंड डेरिवेटिव प्लान्स। अब एक मेन प्लान होता है, उस मेन प्लान को अचीव करने के लिए हमारे पास सपोर्टिव प्लान्स की भी जरूरत है, डेरिवेटिव प्लान्स की भी जरूरत है, ताकि उस छोटे छोटे प्लानिंग के बेसिस पे हम बड़ा प्लान अपना अचीव कर सकें। मतलब आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान्स टू सपोर्ट द मेन प्लान। These plans are related to performance of routine jobs in the organization. ये जो plans होते हैं supportive या derivative plans, ये routine job के लिए किए जाते हैं. These plans are related to performance of routine jobs in the organization. These are derived from the major plan. जो मेजर प्लानिंग की गई है वहीं से छोटे छोटे प्लान्स डेराइव किए गए हैं. सो दे कैन नोन एज डेरिवेटिव प्लान्स. दीज प्लान्स आर मस्ट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव या मेन प्लान. तो ये था formulating of supportive or derivative plan. 7 point is put the plan in action, implement the plan. जो भी प्लान किया गया है उसको एक्शन, मतलब आपको प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ये सिर्फ दिमाग में होता है, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, मतलब माइंड में होता है. मेंटल एक्सरसाइज, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, वो दिखाई नहीं देता, दिमाग की एक्टिविटी है, माइंड की एक्टिविटी. पुटिंग द प्लान इन एक्शन, इंप्लीमेंट द प्लान. उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपने इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के तौर पे प्लानिंग की है, प्रॉपर प्लानिंग की है, उसको आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है. इसमें हम कह सकते हैं द मैनेजर्स प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान्स ऑन पेपर्स, बट देयर इज नो यूज ऑफ दीज प्लान्स अनलेस and until these are put in action. For implementing the plans or putting the plans into actions, the managers start communicating the plans to all the employees very clearly, because the employees actually have to carry on all the activities according to the specification of the plan. After communicating the plans to employees and take their support, the managers start allocating the resources according to the specification of the plans. अब होता क्या है कि आपने जब प्लानिंग कर ली तो प्लान आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, सबको आपको क्या करना है, उसको जा करके कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए कि उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए और जो आप काम करवाना चाहते हो वो भी क्लियरली आपको बताना है, और सबको सबका जॉब प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए, और प्लानिंग में सबको सबका जॉब, सबका टास्क क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और होगा क्या, उसके बाद अल्टीमेटली जब सारा का सारा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, सारे एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब के बारे में पता चल जाएगा, तो हमें अपने रिसोर्सेज को उसी बेसिस पे एलोकेट करने की ज़रूरत है. एलोकेट का मतलब होता है डिवाइड करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके. लास्ट में है फॉलोअप. फॉलोअप का मतलब जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो लास्ट में हमें चेक करने की ज़रूरत है कि जिस बेसिस पे हमने प्लानिंग की है उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं. इसमें हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर बाय सिंपली putting the plan into action. The manager monitor the plan carefully while it is implemented. The monitoring of plan is very important because it helps in verifying whether the conditions and predictions assumed in plan are holding true in present situation or not. तो मैनेजर क्या करते हैं, फॉलोअप में देखते हैं, जो भी उन्होंने अभी प्लानिंग की थी और उन्होंने प्लानिंग कम्युनिकेट की थी अपने सारे एम्प्लॉइज से, सबको जॉब टास्क डिफाइन कर दिया था, उन्होंने सब कुछ बांट रखा था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ दे दी थी. उसके बाद मैनेजर्स क्या करते हैं, जो प्लानिंग है क्या वो एक्चुअली में सही जा रहा है कि नहीं, इसके लिए वो फॉलोअप करते हैं, चेक करते हैं, और ये मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. द मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द कंडीशंस एंड द प्रेडिक्शंस अज्यूम्ड इन द प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट. क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम अजम्पशंस करते हैं, अजम्पशंस या हम प्रिडिक्शंस करते हैं. प्रिडिक्शंस के बेसिस के ऊपर, ये अजम्पशंस और प्रिडिक्शंस के बेसिस के ऊपर जो प्लानिंग है, फॉलोअप में मैनेजर्स यही चेक करते हैं कि ये जो अजम्पशंस और प्रेडिक्शंस किए गए हैं क्या वो एक्चुअली सही जा रहा है कि नहीं जा रहा. अगर नहीं जा रहा तो वापस इन्हें क्या करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि पहली लाइन में बोला गया था प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इसके आगे हम ये कह सकते हैं, इफ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन द इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन द प्लान. ड्यूरिंग फॉलोअप मेनी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द प्लान. फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, इफ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन. अगर आपने एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसकी प्लानिंग की, क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है और फ्यूचर में आपने ये अज्यूम किया, ये अगेन अजम्पशन ये हो गया कि अज्यूम आप ये कर रहे हो कि 5% इन्फ्लेशन आएगा. इन्फ्लेशन का मतलब जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लेकिन अगर वो 10% हो गया,
यू नेवर नो ना, फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर वो 5% से बढ़ करके 10% हो गया, आपका अजम्पशन फेल, प्लानिंग फेल, सब बेकार। तो फॉलोअप में क्या होता है कि मैनेजर हमेशा ये चीज मॉनिटर करते रहते हैं कि ये जो हमने प्लानिंग की थी क्या वो एक्चुअली उसी बेसिस पे हो रहा है कि नहीं। अगर वो 10% इन्फ्लेशन हो गया तो आपको तुरंत क्या करने की जरूरत है, इसी बेसिस पे प्लानिंग करने की जरूरत है। मतलब एग्जांपल मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, इफ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन रेट, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन इफ द इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10%, देन ड्यूरिंग फॉलो अप द मैनेजर्स मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू 10% इन्फ्लेशन रेट। तो फॉलोअप में क्या होगा कि मैनेजर 5% के बेसिस पे जो उन्होंने अजम्पशन के बेसिस पे प्लानिंग की थी उसको तुरंत चेंज करके 10% कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, आइए इस शॉर्ट वीडियो में इसे जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम जितने टाइप्स ऑफ प्लान्स जो पढ़ते हैं वो 8 तरीके के प्लान्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है गोल्स। गोल्स क्या होता है? मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है, उसे हम गोल्स कंसिडर करते हैं। सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? दीज आर द एंड टूवर्ड्स द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स वो चीजें होती हैं जिसमें जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी एक्टिविटी करते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव्स आर एंड टूवर्ड्स द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। तो जो भी हम एक्टिविटीज डायरेक्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो इस हिसाब से चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं और ऐसे एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। थर्ड वन इज पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होता है? पॉलिसीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। अब ये पॉलिसीज हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से इसे सेट करते हैं। तो पॉलिसीज क्या हो गया कि पॉलिसीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। जो पॉलिसीज होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है और वो हम कंसिडर ये करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। फोर्थ वन इज प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को कहा जाता है दीज आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन डिफरेंट सिचुएशंस। प्रोसीजर्स को बेसिकली कहा जाता है दीज आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसीजर्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। एक होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज में हम सीरीज को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में हम ऑर्डर को चेंज नहीं करते। तो प्रोसीजर में बोला गया है दीज आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में हम प्रोसीजर के जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हैं। फिफ्थ वन इज रूल्स। स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज। रूल्स जो होता है, रूल्स और रेगुलेशंस जिसकी बात की जाती है वो स्पेशल एक्शंस या नॉन एक्शंस होते हैं एम्प्लॉइज के, उसकी बात की जा रही है, वो होते हैं रूल्स। अगला पॉइंट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। तो प्रोग्राम्स में ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ करके अब तक जितनी चीजें पढ़ी, गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, सारी की सारी चीजें प्रोग्राम्स में आ जाती हैं। तो प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ गोल, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स। सेवेंथ पॉइंट इज मेथड। मेथड का मतलब किसी भी काम को करने का क्या तरीका होता है। बेस्ट मेथड, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बेस्ट मेथड देखा जाता है। फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रेपिटेटिव जॉब। मेथड किसे कहते हैं? दीज आर द फॉर्मलाइज्ड या सिस्टमैटिक तरीका किसी भी रूटीन काम को करने के लिए या रेपिटेटिव काम को करने के लिए, जिसे आप रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए हमें मेथड्स की जरूरत पड़ती है। एट्थ वन इज बजट्स। बजट्स को हम नॉर्मली कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि कहाँ से कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है फंड, तो वो बजट्स होते हैं। दीज आर फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे बोला गया कि बजट्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, जिसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कहते हैं बजट होता है। इट्स बजट्स आर बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये शॉर्ट वीडियो था टाइप्स ऑफ प्लान्स में। अब हर एक प्लान के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। जो टुडेज टॉपिक इज गोल्स। ये टाइप्स ऑफ प्लानिंग का एक पार्ट है जहाँ पे हम गोल्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं शॉर्ट वीडियो में गोल्स का मतलब क्या है। गोल्स कहते किसको हैं? गोल्स कैन बी डिफाइंड एज डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स और इट इज ऑल्सो नोन एज मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात यह है कि गोल को हम ऑर्गेनाइजेशन से जब रिलेट करके देखते हैं तो गोल को हम कंसिडर करते हैं मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में करना बहुत ज़रूरी है, इसे हम मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कंसिडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं गोल्स आर कलेक्टिव एंड एंड
टूवर्ड्स विच ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू रीच। गोल्स वो चीज लक्ष्य होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पहुँचना है। जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी कंपनी है जिसने ये अपना गोल बना करके रखा है कि वो मार्केट में नंबर 1 रहेंगे या नंबर 2 रहेंगे। जिस दिन उन्होंने मार्केट में नंबर 3 की पोजीशन पे वो आए, वो मार्केट क्विट कर देंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। ऐसे ही उन्होंने किया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है, उन्होंने कंप्यूटर बनाना शुरू किया था, लैपटॉप्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन वो नंबर 1 रह नहीं पाए तो उन्होंने वो मार्केट छोड़ दिया। इसका मतलब गोल्स आर कलेक्टिव एंड टूवर्ड्स विच ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रीच। तो ये कलेक्टिव एंड है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को पहुँचना है। थर्ड पॉइंट इज द गोल्स आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स एंड कैन बी सेट अप फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। गोल्स जो है उसे हम जनरल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉर्मली बता सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, और इसे हम शॉर्ट टर्म के लिए भी बता सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी बता सकते हैं, इवन बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। जैसे अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अगर मान लो क्लास 12 में, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल ये होगा कि क्लास 12 में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। मीडियम टर्म का मतलब ये हो गया कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब करें, और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया आपका लाइफ का कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बने। सक्सेसफुल इंसान उसे कहा जाता है जो अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी काम करे, मतलब उसको हर एक चीज़ के लिए उसके पास पैसा हो, टाइम हो, वो इंसान सक्सेसफुल है। तो ये गोल है इंसान की ज़िंदगी का। तो गोल्स जो होते हैं वो जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, मीडियम टर्म भी होते हैं, और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। लास्ट पॉइंट जो बोला गया है गोल्स के लिए, वो ये कहते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज ओवरऑल और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स टुगेदर। तो गोल्स को हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स भी कंसिडर करते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, दीज आर गोल्स। टुडेज टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स भी टाइप्स ऑफ प्लान का एक पार्ट है, जहाँ पे आज हम ऑब्जेक्टिव्स को जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सबसे पहली चीज बोली गई है कि ऑब्जेक्टिव्स आर एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज का मतलब होता है कोई भी काम करना, कुछ भी करना। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है, तो ऑब्जेक्टिव्स में कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव्स आर एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। तो जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे वो प्रॉपरली डायरेक्शंस के बेसिस पे करेंगे, जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं दे आर एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसमें कोई भी काम करने के लिए मिलेगा, तो वो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप काम करोगे। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डू थिंग्स दैट मैटर। आप कोई भी ऐसा काम करो जो प्रोडक्टिव हो, कोई भी ऐसा काम करो जिसका कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है, या डू प्रोडक्टिव थिंग्स ओनली। आप इसको अपने लाइफ में भी एप्लीकेबल कर सकते हो कि आप बस ऐसा काम करो जिसका कोई मतलब बनता है, जिसका कोई मकसद है, या आप प्रोडक्टिव काम करो। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव्स में दे आर द एंड रिजल्ट्स ऑफ एवरी एक्टिविटी। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एक्टिविटी होती है उसका एंड रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी। हमेशा ऑब्जेक्टिव एक सिंगल एक्टिविटी से रिलेट करके बनाना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि रिलेटेड टू रिजल्ट एंड नॉट टू एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। एक्टिविटी आप कैसे कर रहे हो, कोई काम कैसे कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है रिजल्ट से, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, आपने कैसी भी एक्टिविटी की हो, एफिशिएंटली इनएफिशिएंटली कैसे भी की हो, क्या वो ऑब्जेक्टिव जो एंड रिजल्ट है वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड वन इज इट शुड बी मेजरेबल। इसको आप मेजर कर सकते हो और मस्ट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्वालिटी के बेसिस पे नहीं होता, ये क्वांटिटी के बेसिस पे होता है। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उसे हम मेजर कर सकें और क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर कर सकें, कि हम नंबर्स में उसे मेजर कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मार्केट में नंबर 1 रहे, तो ये मेजरेबल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि वो हर साल 1 लाख यूनिट्स अपने गुड्स बेचे, सेल करे, तो ये भी मेजरेबल है, ये ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगला कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 5 विच इज द लास्ट पॉइंट, इट मस्ट बी फोर्थ पॉइंट रह गया है, इट मस्ट हैव अ टाइम लिमिट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक टाइम लिमिट भी सेट किया जाता है कि आप, जैसे अभी मैंने बोला कि 1 साल का टाइम पीरियड है जिसमें आपको 1 लाख यूनिट बेचने हैं,
तो ये टाइम लिमिट सेट कर दिया है अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कहा गया है इट मस्ट हैव अ टाइम लिमिट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। टाइम लिमिट के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं इट मस्ट बी अचीवेबल और फीसिबल। आप ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करो जो अचीव किए जा सकते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया, मान लीजिए आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और आपने डिसाइड किया कि 2 घंटे बैठ करके आप 10 चैप्टर पढ़ लोगे, तो इट इज़ नॉट फीसिबल, इट इज़ नॉट अचीवेबल। हाँ, आप 2 घंटे बैठ करके 2 टॉपिक प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हो, तो ये फीसिबल है, ये अचीवेबल है। 10 चैप्टर पढ़ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, समझ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कहा गया है कि आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करें जो अचीवेबल भी हो और फीसिबल भी हो। पॉलिसीज भी टाइप्स ऑफ प्लान्स में एक पार्ट है कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक पॉलिसी बनाता है। तो आइए जानते हैं कि पॉलिसीज कहते किसको हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चलिए जानते हैं पॉलिसीज किसे कहा जाता है। पॉलिसीज के लिए कहा जा रहा है कि इट इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी सिचुएशन से डील करना होता है, तो जो उसकी पॉलिसीज होती हैं वो एक जनरल रिस्पॉन्स देने में मदद करती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन के लिए। इट इज़ डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है वो होता है पॉलिसीज। दूसरा कहा जा रहा है, अच्छा इसके लिए ये भी कहते हैं कि पॉलिसीज जो है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने में मदद करता है। सेकेंड वन इज इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अलग अलग होती है, तो पॉलिसी जिस पॉलिसी की यहाँ पे बात की जा रही है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल। एवरी लेवल का मतलब होता है ये जो हायरार्की है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पे पॉलिसीज बनाई जाती है। बिकॉज द मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड्स टू डिसाइड और प्री डिटरमाइंड वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन। क्योंकि टॉप लेवल के पास अपनी अलग अथॉरिटी है, मिडिल लेवल के पास अपनी अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोअर लेवल के पास अपनी अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसको किस सिचुएशन को किस हिसाब से हैंडल करना है उस हिसाब से उनके पास पूरी की पूरी पॉलिसीज बनाई जाती है। प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन एक हिसाब से प्लानिंग कर ली जाती है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज पॉलिसी एक्ट एज अ गाइड टू टेक द डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो जो पॉलिसीज होती है वो एक तरीके से गाइड की तरह काम करती है, आपको हेल्प करती है, एक पायनियर बन करके एक सही पाथ दिखाती है, रास्ता दिखाती है कि किसी भी प्रॉब्लम जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसमें आप कैसे सही डिसीजन लें। तो पॉलिसीज आपको इस सारी चीज़ों में हेल्प करती है। फिफ्थ पॉइंट इज policy formation always encourages initiative of employees because employees have to deal with the situations and the way of handling the situation is decided in consultation of employees. देखिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इनको बेसिकली पता नहीं रहता है कि वर्कर्स को प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है। तो जब भी पॉलिसीज बनाई जाती है तो वर्कर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है हर लेवल पे पॉलिसीज बनाने में, क्योंकि अल्टीमेटली काम कौन करने जा रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर एक इंकरेजमेंट भी आता है कि पॉलिसी फॉर्मेशन ऑलवेज एनकरेजेस इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकॉज एम्प्लॉयज़ हैव टू डील विद द सिचुएशन। तो जो प्रॉब्लम आती है वो एम्प्लॉयज़ को ही आती है, और जब पॉलिसी बनाई जाती है तो इनको भी लेकर के बनाया जाता है। पॉलिसी सेट की जाती है जिसके बेसिस पे, मतलब इन्हीं के कंसल्टेशंस के बेसिस के ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जिससे जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आने वाले हैं, वो इन्हें अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें। और पॉलिसीज़ में लास्ट पॉइंट बोला गया है कि देन दे विल बी एबल, मतलब कौन, हियर एम्प्लॉयज़ विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन मच बेटर वे। तो पॉलिसीज़ जब भी बनाई जाती है तो एम्प्लॉयज़ को लेकर के बनाई जाती है, हर लेवल को लेकर के बनाई जाती है, ताकि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या प्रॉब्लम आए तो उस पॉलिसीज़ की मदद से हम जनरल रिस्पॉन्स करके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढ सकें, एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। और पॉलिसीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक हिस्सा होता है प्रोसीजर, और प्रोसीजर्स में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, मतलब स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप कैसे लिया जाता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। तो प्रोसीजर जो है वो एक तरीके का एक सिस्टम है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है
एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिससे कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। कि प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस, मतलब रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जो एडवांस में पहले से बताए हुए हैं किसी भी फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने से पहले। सेकेंड वन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। यहाँ पे बोला गया प्रोसीजर के बारे में, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स which is to be followed by employees at different situations must be predetermined so that everyone follows same steps। तो इन्होंने बोला है कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, अगर अलग अलग सिचुएशन में, मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, तो उस टाइम कैसे क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज़ टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज़ एट डिफरेंट सिचुएशंस। एम्प्लॉयज़ को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रोसीजर को अपनाना है एंड विच मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड, और पहले से तय होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि वो कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे जिसे फॉलो किया जाएगा, सो दैट एवरीवन फॉलोज द सेम स्टेप, जिससे सारे के सारे लोग सेम स्टेप फॉलो करें। थर्ड पॉइंट इज द प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश्ड। प्रोसीजर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एग्जैक्ट तरीका, एक एग्जैक्ट मैनर जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ भी करना, आप कुछ भी कर रहे हो इज एन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होती है जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। तो यहाँ बोला गया कि प्रोसीजर मतलब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर, एकदम एग्जैक्ट तरीके से बता दिया जाता है जिससे कि हम ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो, काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो। दिस इज द शॉर्ट वीडियो ऑन प्रोसीजर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है रूल्स के ऊपर। रूल्स इज अ टाइप ऑफ अ प्लान। और आइए चलिए जानते हैं रूल्स होता क्या है। रूल्स के लिए कहा जा रहा है कि रूल्स आर स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज। रूल्स के लिए कहा गया है कि ये एम्प्लॉयज के स्पेशल एक्शंस हैं या नॉन एक्शंस हैं, कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, मतलब आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बेसिस के ऊपर रूल्स बनाए गए हैं। और रूल्स स्पेशल एक्शंस होते हैं हर एम्प्लॉय के लिए, या क्या करना है क्या नहीं करना रूल्स हमें बताता है, गाइड करता है। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं देयर इज नो डायरेक्शन अलाउड इन रूल्स। रूल्स में कोई डायरेक्शन नहीं है, दे मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड then strict actions can be taken against employees who are disobeying the rules। तो इन्होंने बोला है कि रूल्स क्या होता है कि स्पेशल एक्शंस या नॉन एक्शंस एम्प्लॉयज के रूल्स कहलाते हैं और कोई डायरेक्शन नहीं है रूल्स को फॉलो करने के लिए। इन्होंने बोला है कि जो रूल्स होते हैं वो सबके लिए बराबर है, वो टॉप लेवल को भी रूल्स फॉलो करना है, मिडिल लेवल को भी रूल्स फॉलो करना है, लोअर को भी लेवल ऑफ और जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी रूल्स फॉलो करना है। उनके अंडर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे तो एम्प्लॉयज हो गए ना, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज के लिए रूल एक समान है, बराबर है। और अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता, डिसोबे करता है, तो उसको उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज रूल्स आर स्पेल्ड आउट टू क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स क्यों बनाया जाता है? क्योंकि रूल्स के बेसिस के ऊपर ही डिसिप्लिन आता है। अब डिसिप्लिन को साधारण सी भाषा में कहा जाता है कि इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर ब्रेन विथ योर बॉडी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बनाए जा रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को आप फॉलो कर सकें और आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। तो रूल्स आर स्पेल्ड आउट टू क्रिएट द एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर रूल्स हैं तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन दिखाई देगा, अगर रूल्स नहीं है तो डिसिप्लिन में कोई दिखेगा ही नहीं। टुडेज टॉपिक इज प्रोग्राम्स। ये शॉर्ट वीडियो है प्रोग्राम्स के ऊपर, और प्रोग्राम्स भी टाइप ऑफ प्लान में एक पार्ट आता है। तो आइए जानते हैं प्रोग्राम्स किसे कहते हैं। प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहली चीज कही गई है कि प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। अब गोल्स के बारे में आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। गोल्स आर द मिशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स मिशंस होते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो ये पॉलिसीज किसे कहा जाता है? पॉलिसीज आर द ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनाती है। प्रोसीजर किसे कहते हैं? दीज आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसीजर का सिंपल मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज टू बी फॉलोड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में फॉलो किया जाता है। और रूल्स के बारे में बोला गया था कि स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज। साधारण सी भाषा में रूल्स के लिए बोला गया था दीज आर द स्पेशल एक्शंस, क्या स्पेशल एक्शंस लेने हैं, या नॉन
एक्शंस लेने हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसे हम रूल्स कहते हैं। तो प्रोग्राम्स में गोल्स भी आता है, पॉलिसीज भी आता है, प्रोसीजर भी आता है, रूल्स भी आता है। मतलब गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल के कॉम्बिनेशन को हम प्रोग्राम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। ये सारे के सारे प्लान्स को एक साथ अगर आप ऐड कर दो ना, प्लस कर दो, तो ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं, प्रोग्राम फॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज द प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट द सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके, एक तरीके से काम हो सके। आपने गोल्स भी डिसाइड कर लिए, पॉलिसीज भी बना ली, प्रोसीजर भी बना दिया, रूल्स भी बना दिए, जिस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिक काम हो सके। फोर्थ पॉइंट इज द प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशंस बिटवीन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गोल्स। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गोल्स के बीच में प्रोग्राम क्या करता है, एक रिलेशनशिप स्थापित करता है कि गोल्स, पॉलिसीज, जो भी गोल्स है उसको हासिल करने के लिए हम प्रोसीजर बनाते हैं, और प्रोसीजर से पहले हम पॉलिसीज बनाते हैं। मतलब पॉलिसीज इस बेसिस पे बनाते हैं जिससे प्रोसीजर कंप्लीट हो, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जिससे अल्टीमेटली गोल अचीव हो सके। पॉइंट नंबर 5 इज द प्रोग्राम्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। आपने देखा है ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग लेवल्स पे बनाए जाते हैं। और लास्ट वाला कहा गया है बेसिकली जो प्रोग्राम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और जो मिडिल लेवल, लोअर लेवल होते हैं वो सपोर्टिव प्लान्स बनाते हैं। अ प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये अभी हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी प्रोग्राम होता है, जो बेसिक प्रोग्राम होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। एंड देन टू सपोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम, सपोर्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। तो अलग अलग लेवल पे क्या होता है कि प्राइमरी जो प्रोग्राम है उसको अचीव करने के लिए अलग अलग मिडिल लेवल, लोअर लेवल और इवन वर्कर्स भी कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम टॉप लेवल जो प्लान है, जो हमारा पहला प्राइमरी प्रोग्राम है, उसे हम अचीव कर सकें। तो यहाँ पे बोला गया है अ प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देन टू सपोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम, सपोर्टिव प्रोग्राम्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया है उसको सपोर्ट करने के लिए मिडिल लेवल, लोअर लेवल सपोर्टिव प्लान बनाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शन करता है और अच्छे से आपका गोल्स अचीव होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्लान में एक और प्लान है जिसकी बात हम करेंगे आज, वो है मेथड्स। आइए जानते हैं मेथड्स किसे कहा जाता है। मेथड्स कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन और रेपिटेटिव जॉब्स। फॉर्मलाइज का मतलब ये हमने पहले से डिसाइड कर रखा है, प्री डिसाइडेड है, आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो पूरा का पूरा तरीका आपको बता रखा है। एक सिस्टमैटिक तरीका, हर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होना बहुत जरूरी है। तो मेथड्स आर द फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन, मतलब जो रिपीटेटिव, रोज जो आप काम कर रहे हो ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, किस बेसिस पे काम करोगे, वो मेथड आपको बताता है, ये रिपीटेटिव जॉब्स। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं द मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब। तो उसके लिए भी इन्होंने 5 पॉइंट्स बोल रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट बोला है देयर इज नो डाउट्स इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि उनको काम क्या करना है और किस मेथड को फॉलो करना है। अगर कोई भी डाउट होगा वो मेथड फॉलो नहीं हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका जो भी एक्शन होगा, जो भी वो काम करेंगे, उसमें यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक समान होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, अपने मर्जी से कर रहा है, तो ऐसे भी आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेथड्स में बोला गया देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी इन द एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं दीज हेल्प्स इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। मेथड्स में क्या होता है कि आप एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस के ऊपर सारे के सारे वर्कर्स और एम्प्लॉइज को काम करना होता है। तो मेथड्स क्या करता है, हेल्प्स इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन के टेक्निक को अचीव करने में मेथड्स हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट इज एक्ट एज अ गाइड फॉर एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ये गाइड की तरह काम करता है कि आपको काम कैसे करना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो मेथड बताया जाता है किसी भी एक काम को करने का। जैसे आप स्कूल में हो, सपोज कीजिए आप, और आपको लीव चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लीव एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स से साइन कराना पड़ेगा, उसके बाद क्लास टीचर से साइन करा करके उसको प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। तो ये एक मेथड है छुट्टी लेने का, लीव लेने का। तो ये क्या था, ये गाइड था, आपको तरीका बताया गया है कि आपको लीव लेना है तो प्रोसेस क्या है। तो एक्ट एज अ गाइड फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कोई भी काम करना है तो मेथड उनको तरीका बताता है कि कोई भी काम कैसे किया जाए। और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं इफ अ कॉमन वे ऑफ methods is a common way of doing the job
is not decided in advance, then there will be confusion and comparison will not be possible. अगर मेथड कोई तरीका, एक कॉमन तरीका नहीं डिसाइड किया गया है एडवांस में किसी भी काम को करने के लिए, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा और उसके बाद हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिमिलर चीज़ें करोगे तभी आप एक दूसरे को सिमिलैरिटी आप कंपेयर कर सकते हो, रैंकिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या डेविएशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन काम करने का जब तरीका बिल्कुल सिमिलर नहीं है तब आप कैसे देखोगे? तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेथड्स बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि रेपिटेटिव रेगुलर बेसिस का जॉब एक सिस्टमैटिक और फॉर्मलाइज्ड वे में करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट, और बजट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ प्लान। जो भी लास्ट वीडियोस तक हमने कवर किया कि हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ रहे थे, बजट भी एक तरीके का प्लान होता है और ये बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि बजट कहा किसे जाता है एग्जैक्टली। तो बजट के बारे में पहली चीज जो बोली गई है दैट इज इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये एक तरीके का एक स्टेटमेंट है जिसमें आप कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में आप क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, बताते हो न्यूमेरिकल टर्म्स में। तो जो बजट होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है और उसमें हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब काउंटिंग नंबर के फॉर्म में बताते हैं। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट के बारे में दूसरी बात क्या बोली गई है कि इन बजट्स द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम these are financial in nature, but it does not mean that company prepares only financial budget। इन्होंने कहा है कि जो बजट है वो एक तरीके का इन बजट्स जो रिजल्ट्स आता है वो हमेशा मेजरेबल होता है। जो बजट्स हैं उसके जो रिजल्ट्स है आप हमेशा उसे मेजर कर सकते हो, और ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि ये फाइनेंशियल नेचर का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा फाइनेंशियल बजट ही हो। थर्ड पॉइंट बोला गया है कि फाइनेंशियल बजट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट प्लान ऑफ द कंपनी। जो फाइनेंशियल बजट है वो कंपनी का प्रॉफिट प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि इट इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेड इनकम एंड रिलेट एक्सपेंडिचर विथ इनकम एंड द प्रॉफिट विथ विच द कंपनी विल अर्न इन द कमिंग ईयर। क्योंकि इसमें कहा गया है कि हम क्या करते हैं कि हम इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करते हैं, इनफ्लो ऑफ फंड्स की बात करते हैं और आउटफ्लो ऑफ फंड्स की बात करते हैं। और ये बेसिकली कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी में इनफ्लो ऑफ फंड्स क्या कैसे आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, और आउटफ्लो ऑफ फंड कितना होगा। तो फाइनेंशियल बजट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट प्लान। ये प्रॉफिट प्लान है, इसी में निकलता है नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिकॉज इट इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेड इनकम। ये इनफ्लो ऑफ फंड्स है, एक्सपेक्टेड इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, ये आउटफ्लो ऑफ फंड्स है। उसके बाद क्या बनता है, आपका प्रॉफिट आता है विद इनकम एंड प्रॉफिट विद विच द कंपनी विल अर्न इन द अपकमिंग ईयर। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कहा जा रहा है along with the financial budget, capital budget is also prepared to find out the expected capital requirement। अब ये फाइनेंशियल बजट के साथ साथ कैपिटल बजट भी बनाया जाता है और ये पता लगाने के लिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर कैपिटल कम हो गया आप काम नहीं कर पाओगे। अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए 100 रुपीज़ की ज़रूरत है और आपके पास 95 है तो आप 100 रुपीज़ का सामान नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर किसी चीज़ को 100 रुपीज़ की ज़रूरत है और आपने 110 रुपीज़ यूज़ कर लिया तो 10 रुपए की जाहिर सी बात है कि वहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसी बेसिस पे हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए नीड के हिसाब से। तो ये जो प्लानिंग होती है इसको भी हम बजट कंसिडर करते हैं। उम्मीद है ये शॉर्ट वीडियो बजट के ऊपर आपको पसंद आया। अगर तो देखिए प्रोसीजर भी एक तरीके का प्लान होता है, मेथड भी एक तरीके का प्लान होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। प्रोसीजर के बारे में कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल द फ्यूचर कंडीशंस। प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं जो एडवांस में डिसाइड कर लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे सॉल्व करें। और इसको ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी इज टू बी अकम्पनीड। प्रोसीजर एक तरीका है जैसे कोई भी एक्टिविटी आप कैसे पूरी करते हो। मेथड्स के बारे में बोला गया है कि मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब और रेपिटेटिव जॉब। मेथड सिस्टमैटिक तरीका है, फॉर्मुलाइज तरीका है किसी भी रूटीन काम, रूटीन का मतलब रेपिटेटिव, जो आप रोज काम कर रहे हो उसको करने का जो तरीका बताया गया है, सिस्टमैटिक और फॉर्मल वे बताया गया है, उसको मेथड्स कंसिडर करते हैं। मैनेजर्स हमेशा एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं एक कॉमन तरीका जिससे पूरा का पूरा काम किया जाता है। तो ये कॉमन तरीका इस मेथड। इस वीडियो में हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर और मेथड। आइए जानते हैं। प्रोसीजर के बारे में कहा गया है कि प्रोसीजर्स आर सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। तो प्रोसीजर क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। मेथड्स के बारे में बोला गया कि मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब।
मेथड्स जो है वो एक फॉर्मलाइज तरीका है किसी भी रूटीन काम को या रेपिटेटिव काम को जो आप रोज कर रहे हो उसको करने का तरीका, जो आप हर रोज एक कॉमन तरीके से करते हो उसको आप मेथड कंसिडर करते हैं। सेकेंड वन इज प्रोसीजर में कहा गया है कि प्रोसीजर्स आर मोर रिजिड। प्रोसीजर्स बहुत रिजिड होते हैं, आप प्रोसीजर चेंज नहीं करते। एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते हो, वो प्रोसीजर हो गया। मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेथड्स आर लेस रिजिड और फ्लेक्सिबल। मेथड्स जो है वो प्रोसीजर के कंपैरेटिवली कम रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपने काम करने के तरीके को कभी भी चेंज कर सकते हो। थर्ड वन इज प्रोसीजर हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो पॉलिसीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि 60% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों का ही एडमिशन होगा, तो प्रोसीजर में क्या होगा कि हम एप्लीकेशन फॉर्म सबसे भरवाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 60% से ज्यादा मार्क्स हैं। तो ये प्रोसीजर में आता है ये चेकआउट करना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कि कितने बच्चों की 60% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं, उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे। तो प्रोसीजर हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसी क्या थी, 60% मार्क्स आएगा या उससे ऊपर आएगा तो एडमिशन देना। प्रोसीजर में हेल्प किया उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। मेथड्स की बात करें, मेथड्स हेल्प्स फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी। मेथड्स किसमें मदद करता है, किसी भी एक्टिविटी को के कोऑर्डिनेशन में और स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपने एक निर्धारित तरीका डिसाइड कर लिया है कि किसी भी काम को कैसे करना है, तो मेथड उस काम को करने में मदद करता है, तरीका बताता है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है उनका सिंक्रोनाइजेशन करने में मदद करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। लास्ट में एग्जाम्पल बोला गया है प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर फॉर गिविंग एडमिशन फॉर स्कूल और गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू आउटसाइड एजेंसी एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा। और मेथड क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में आपने पढ़ा होगा लीफो या फीफो। हम एक ही तरीका यूज करेंगे। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हर बार हम एक ही तरीका लीफो यूज करें तो हर बार हम लीफो यूज करेंगे ताकि हम बाद में एनालिसिस कर सकें। तो प्रोसीजर और मेथड का डिफरेंस ये था इस वीडियो में। अगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिसीज और प्रोसीजर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिसीज कहते हैं किसको है, पॉलिसीज जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक तरीका होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, वो पॉलिसी होती है। और इट बेसिकली एक्ट एज अ गाइडलाइन टू टेक डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आर कॉल्ड पॉलिसीज। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल द फ्यूचर कंडीशंस। तो जो प्रोसीजर होता है वो एक हिसाब से एग्जैक्ट मैनर होता है जिसमें किसी भी एक्टिविटी को पूरा करना होता है। तो ये हो गया प्रोसीजर। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं कि पॉलिसीज और प्रोसीजर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो पॉलिसीज के बारे में सबसे पहली बात बोली गई है कि पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। देखिए पॉलिसीज जो होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग होता है। तो पॉलिसीज कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का तरीका होता है किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। देखिए कहा जाता है पॉलिसीज किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन निकालने में हेल्प करता है। तो यही पहला पॉइंट है कि पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब। प्रोसीजर वैसे ही कहा जाता है कि प्रोसीजर का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो जो प्रोसीजर है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, मतलब एक के बाद आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो प्रोसीजर के बारे में कहा गया है कि प्रोसीजर्स आर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। सेकेंड पॉइंट बोला गया पॉलिसीज के बारे में कि पॉलिसीज आर गाइड टू थिंक फॉर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसीज जो है वो एक तरीके के गाइड की तरह यूज मतलब हेल्पफुल होता है कि आप कोई भी डिसीजन लें, उसमें पॉलिसीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आप कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आप कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बेसिस के ऊपर ही आप डिसीजन लेंगे। प्रोसीजर के बारे में कहा गया है कि प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शंस। आप कोई भी काम करने वाले हैं तो उसके लिए आपको कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स टॉप लेवल मैनेजमेंट बना लेता है और ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस के ऊपर हम पॉलिसीज को डिराइव करते हैं। हर कंपनी के लिए, हर कंपनी का अलग पॉलिसी होता है। थर्ड पॉइंट बोला गया प्रोसीजर के बारे में कि प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। प्रोसीजर
किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। किस किस स्टेप के द्वारा आप उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये प्रोसीजर बताता है। फोर्थ पॉइंट इज पॉलिसीज आर मोर रिजिड। पॉलिसीज एक बार बन गई तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, दे आर वेरी रिजिड। लेकिन एज कंपेयर टू पॉलिसीज, प्रोसीजर्स आर लेस रिजिड, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप जब फॉलो कर रहे हैं तो किसी भी स्टेप को आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन स्टेप को लेकर के जब आपने एक बार पॉलिसीज फॉर्म कर दी तो पॉलिसीज को चेंज करने के लिए आपको प्रोसीजर को ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो ये था प्रोसीजर इज लेस रिजिड एज कंपेयर टू पॉलिसीज। पॉलिसीज में आगे बोला गया कि पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स। पॉलिसीज जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होता। प्रोसीजर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स, क्योंकि इट इज बेसिकली रिलेटेड टू कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये स्पेसिफिक टर्म एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है, तो स्पेसिफिक टर्म्स में आप इसे एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल भी बताया गया है कि पॉलिसीज के फॉर्म में बोला गया है कि कॉलेज पॉलिसी इज टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 60% ऑफ मार्क्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की एक अपनी खुद की एक पॉलिसी है। लेकिन प्रोसीजर में बोला गया है कि प्रोसीजर क्या होता है कि प्रोसीजर फॉर मेकिंग एडमिशन इज सेपरेट फाइल बनानी है, एडमिशन के फॉर्म्स उस फाइल में रखने हैं, जो भी डेटा मिला है उसको उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब चेकिंग डेटा फिल्ड इन फॉर्म विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारा का सारा प्रोसीजर एडमिशन देने के लिए। पॉलिसी क्या है, 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिलेगा, और एडमिशन का पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एडमिशन करना है। तो इसका जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स। पॉलिसीज और रूल्स के बीच में डिफरेंसेस आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिसीज कहते हैं किसको हैं? तो पॉलिसीज जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसीज के लिए कहा गया है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी एक सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए जनरल रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। सिंपल शब्दों में पॉलिसीज के बारे में कह सकते हैं कि दे आर द ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। और पॉलिसीज को हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसीज एक्ट एज अ गाइडलाइन टू टेक द डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। तो ये होती है पॉलिसीज। रूल्स के बारे में बोला गया है कि रूल्स इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। रूल्स क्या होता है कि दीज आर बेसिकली स्पेशल एक्शंस या नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज। रूल्स में बता दिया है कि आपको क्या काम करना है या क्या नहीं करना है, वो रूल्स की कैटेगरी। और रूल्स स्ट्रिक्टली सारे एम्प्लॉयज फॉलो करेंगे, सारे मैनेजर्स, सारे एम्प्लॉयज, सबके लिए रूल बराबर है का मतलब बराबर है। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब आप डिसिप्लिन में, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमैटिक वे में काम कर रहा है। अगर रूल्स फॉलो नहीं किए जाते इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में नहीं है और प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं है। तो पॉलिसीज और रूल्स के बीच में जो डिफरेंस है आइए इस लेक्चर में कवर करते हैं। पॉलिसीज के बारे में बोला जा रहा है कि पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले वीडियोस में भी आपको बताया कि पॉलिसीज किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने में, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने में मदद करता है। रूल्स के बारे में बोला गया है कि रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज। रूल्स जो है वो हर एम्प्लॉय के एक्शन या नॉन एक्शंस के बारे में पूरा का पूरा रिवील करता है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉलिसी के बारे में बोला गया है कि पॉलिसी इज ए जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी एक जनरल स्टेटमेंट है जो सबके लिए बराबर है। रूल्स के लिए कहा गया है कि रूल्स इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट। रूल्स का मतलब रूल्स, और ये रूल्स सारे के सारे जो टॉप मिडिल लेवल और लोअर लेवल लोग हैं, मतलब मैनेजर्स हैं, उनको फॉलो करना है, एज वेल एज जितने वर्कर्स हैं सबको फॉलो करना है। और रूल सबके लिए बराबर है। जैसे हम कह सकते हैं कि नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रेमाइसेस, तो ऐसा थोड़ी है कि टॉप लेवल वाले पूरा डब्बा लेकर के घूम रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने बोला रूल्स इज अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट और ये सबके लिए बराबर है। थर्ड पॉइंट बोला गया कि पॉलिसी इज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग। पॉलिसी एक तरीके का गाइड है, आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में और सोचने में, थिंकिंग में आपको पॉलिसीज हेल्प करती है, क्योंकि पॉलिसी की बेसिस के ऊपर ही आप आगे के फ्यूचर के प्लान्स बनाते हो। रूल्स के लिए कहा गया कि रूल्स इज अ गाइड टू बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। रूल्स एक एम्प्लॉयज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को बताता है, वो उनको गाइड करता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट है पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। पॉलिसी आपको ये बताता है कि आपको क्या करना है अलग अलग सिचुएशन में। रूल्स क्या बताता है? रूल्स डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉयज। तो रूल्स के लिए आप बेसिकली समझ रहे होंगे कि रूल्स जो है वो एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया, और रूल्स में ये बोला गया है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉलिसी एक जनरल गाइडलाइन होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है जो सबके लिए बनाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज पॉलिसीज आर लेस रिजिड एज कंपेयर टू रूल्स। पॉलिसीज जो होती है वो रूल्स के कंपेरेटिव कम रिजिड होती है। आप पॉलिसीज को आप बदल सकते हो, लेकिन रूल्स अगर एक बार बना लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
एज कम्पेयर टू पॉलिसीज। एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया पॉलिसीज के बारे में कि पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 60% ऑफ मार्क्स इज अ पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज अ पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इज अ पॉलिसी ऑफ अ स्कूल और अ कॉलेज। रूल्स के बारे में बोला गया कि नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमाइसेस। वैसे स्मोकिंग करना ही क्यों है, लेकिन ठीक है, अगर कोई करता भी है तो ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर करने की जरूरत नहीं है। वो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों प्लानिंग की कैटेगरी में आते हैं। पॉलिसीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक जनरल रिस्पॉन्स टू है पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसीज में ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पॉलिसीज हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से डिफर करती है और पॉलिसी को कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना जनरल तरीका या जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये पॉलिसीज बताता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर द सिंगल एक्टिविटीज, इज द सिंगल एक्टिविटी, और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए जो बेसिक डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज में बोला गया पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे टू ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड रिजल्ट है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है। पॉलिसीज के बारे में सेकंड पॉइंट कहा गया है कि पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। किसी भी काम को करने के लिए क्या तरीका होगा, क्या आप तरीका यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, पॉलिसी आपको डिस्क्राइब करता है, बताता है, सिखाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि करना क्या है, पॉलिसीज बताता है कि वो काम कैसे करना है। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसीज में बोला गया है कि पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज आपको मेथड बताता है, मोड बताता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्लानिंग का एंड पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को जब आप अचीव करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल या मिशन जो होता है अचीव हो जाता है। और लास्ट पॉइंट कहा गया पॉलिसीज में कि पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। जो पॉलिसीज है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी बनाता है और लोअर लेवल मैनेजर्स भी बनाते हैं। आपको मालूम होगा मैनेजमेंट की हायरार्की होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये जो पॉलिसीज होती है टॉप लेवल भी बनाता है, मिडिल लेवल भी बनाता है, लोअर लेवल भी बनाता है। लोअर लेवल के नीचे वर्कर्स काम करते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये पॉलिसीज बना रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स जनरली टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब टॉप लेवल पॉलिसीज भी बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बना रहे हैं, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल पॉलिसीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों टाइप्स ऑफ प्लान्स की कैटेगरी में आता है। गोल्स भी प्लान होता है और ऑब्जेक्टिव्स भी प्लान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो प्लानिंग की कैटेगरी में गोल्स भी आता है, ऑब्जेक्टिव्स भी आता है। गोल्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? गोल्स आर द मिशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स जो है वो मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये बेसिकली न्यूमेरिकल टर्म्स में हम एक्सप्रेस नहीं करते गोल्स को। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली रिलेटेड टू द सिंगल एक्टिविटी। एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात हो रही है और ये बेसिकली मेजरेबल होता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में। मतलब एक्टिविटीज जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करते 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 आप गोल्स अचीव करते हैं। आइए जानते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में इस लेक्चर में। गोल्स की बात की जाए तो गोल्स आर ओवरऑल कलेक्टिव एंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गोल्स जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन है, उसका पूरा प्लान है, तो ये कलेक्टिव एंड होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर एंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होता है और एक पर्टिकुलर एंड होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा एक इंडिविजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल होता है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि गोल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। गोल्स को आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट
इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्वालिटी इंप्रूवमेंट. हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट का लीडर बनना इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन. हमने ये नहीं कहा इंक्रीज इन प्रोडक्शन में कि कितने यूनिट हम इंक्रीज करें या बाय व्हाट परसेंट वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, बट वी आर जनरली सेइंग दैट वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. तो ये सारी की सारी चीजें गोल्स होती हैं, मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. लेकिन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल एक्टिविटी और सिंगल एक्टिविटी विच हैज ऑलवेज मेजर्ड इन और एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. यहाँ पे बोला गया ऑब्जेक्टिव्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स. जैसे हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज सेल्स बाय 10% या इंक्रीज प्रॉफिट बाय 15%. तो ये हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया और उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर दिया. थर्ड वन इज गोल के बारे में बोला गया. गोल्स आर जनरली मेड फॉर लॉन्ग टर्म्स. गोल्स जनरली लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपेयर किया जाता है. ऑब्जेक्टिव्स आर मोस्टली मेड फॉर शॉर्ट टर्म एंड दीज मस्ट बी अचीव इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं और एक टाइम फ्रेम भी दे दिया जाता है कि आपको इस निर्धारित समय के अंदर अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है. गोल्स का एग्जांपल बोला गया है इंक्रीज इन सेल्स एंड बिकम मार्केट लीडर. ऑब्जेक्टिव्स में बोला गया इंक्रीज इन सेल्स बाय 10% इन 6 मंथ टाइम और इंक्रीज इन मार्केट शेयर बाय 20% इन 1 ईयर. तो ये था गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.